अच्छा, किसमें इस क्लास में कितने ऐसे हैं जो आज पहली बार आए हैं? जरा खड़े हो जाओ। पहला दिन है आप लोगों का। जरा खड़े हो जाना, शकल दिखा दो अपना। कल भी आए थे? चलो बैठ जाओ। परेशान मत होना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप पीछे की छूटी हुई हैं, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। कल भी पता चला कि बहुत से ऐसे लड़के थे जो बोल रहे हैं कि सर मैं पेपर कैसे सॉल्व करूंगा, पहला दिन आया हूं, कैसे सॉल्व होगा? कहाँ सोए थे तुम लोग? हैं? अब तो लगातार एग्जाम का सीजन आ रहा है। एग्जाम पर एग्जाम पड़ेगा, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे और भी बहुत बैंक्स हो गए। हाँ, वो भी है, डीपीएस भी है, दिल्ली पुलिस सर्विस। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑनलाइन वाले आप लोग को कल प्रैक्टिस सेट दिया गया था, आई होप आप उसको नहीं किए होंगे। यस्टरडे वाली क्लास अपलोड नहीं हुई है। चलिए, हैं? इतना जल्दी कैसे हो जाएगा? होगा, करेंगे, अभी और भी होता है ना एग्जाम। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। चलो, पहला वर्ड है आपका कार्प। कार्प का मतलब होता है आलोचना करना, यानी कि आलोचना करना, किसी को बुरा भला बोलना, उसे कहते हैं कार्प करना। यानी आलोचना करने को क्या कहते हैं? कार्प करना। अब कार्प को याद कैसे करोगे? तो देखो, इसमें तो कार दिख रहा है, और कोई पी कर अगर कार चलाए तो सभी लोग क्या करेंगे? उसकी आलोचना करेंगे। यानी कि किसी की आलोचना करने को, देखो आलोचना करना या फिर बेकार की शिकायत करना, शिकायत करने का मतलब भी तो आलोचना करना होता है। देखो यहां पर कैविल शब्द है, कराया हूं, यानी बेकार की शिकायत करना। तो कार्प का मतलब होता है आलोचना करना, दूसरों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, उसे कहते हैं कार्प करना। अब देखो, कोई अगर पी के अगर कार चलाएगा सभी लोग आलोचना करेंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं माना तो उसके बाद क्या हो जाएगा? कार्नेज हो गया। यानी कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार। एक वर्ड कराया था जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार को ही जेनोसाइड कहते हैं। जैसे संहार का मतलब होता है उसकी हत्या कर देना। अब नर मतलब जितने भी लोग हैं, जेनोसाइड नरसंहार मतलब हिंदी में टिपिकली शब्द है वो। यहां पर है कार्नेज। कार्नेज का मतलब होता है जनसंहार या नरसंहार, या फिर मैसेकर भी होता है। मैसेकर का मतलब भी होता है नरसंहार। तो कार्नेज यानी कि कारने, अगर आगे आप और चलाओगे तो क्या हो जाएगा? तो दो शब्द एक साथ याद हो गए, एक हो गया कार्प और एक हो गया कार्नेज। और हालांकि ये तो नॉर्मल शब्द है, लगभग याद ही होगा। कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार, यानी वैसे ही कार्नेज यानी कार को ऐसे ही पी के आगे चलाते गए तो क्या हो जाएगा? नरसंहार हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कॉस्टिक। यानी कॉस्टिक का मतलब होता है कठोर। एक कॉस्टिक सोडा भी करके आता है, होता है, बहुत तरीके के सोडा होते हैं। एक और होता है कॉस्टिक सोडा। सोडा कॉस्टिक का मतलब होता है कठोर। यानी कठोर का मतलब जैसे क्या होता है कि कोई भी चीज कठोर टाइप का हो, या फिर जैसे इमोशनलेस, समझते हो? यानी जिसके अंदर इमोशनलेस ना हो, यानी इमोशनलेस है, इमोशन नहीं है, उसे ही कहते हैं कॉस्टिक। यानी कठोर को कहते हैं कॉस्टिक कहते हैं। जैसे नहीं होता है कि जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कठोर भरी जिंदगी है, नहीं होती है, जिंदगी बड़ी कठोरमय है, जिंदगी दुखों से भरी पड़ी है। अगर जीवन में कठोर, यानी जीवन अगर कठोर ना हो, जीवन में अगर परेशानियां ना हो, तो फिर कोई मतलब है जिंदगी का? अगर जिंदगी है तो कठोर तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो आग भी नहीं शरीर में काम करता है, आग भी महसूस नहीं करता है। तो कठोरता या फिर प्रॉब्लम्स जीवन में आती ही रहती हैं। उसी कठोर को, उसी समस्या को क्या कहते हैं? कॉस्टिक। यानी कॉस्टिक का मतलब कठोर। देखो इसमें कष्ट नहीं दिख रहा है। जब इंसान के जीवन में कष्ट आता है तो उसे क्या बना देता है? कठोर बना देता है। यानी कॉस्टिक यानी कष्ट, कष्ट जब आता है तो इंसान कठोर बन जाता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सेलिरिटी। सेलिरिटी का मतलब होता है तेजी से। सेलिरिटी का मतलब होता है रैपिडली, यानी बहुत तेजी से, उसे ही कहते हैं सेलिरिटी। अब सेलिरिटी को याद कर लो सैलरी से। यानी सैलरी जब भी, जैसे सैलरी जब आती है इंसान के पास तो क्या हो जाता है कि कब पता चल गया, कब खत्म हो गया पता ही नहीं चलता, नहीं होता है।
यानी कि सैलरिटी का मतलब होता है तेजी से। यानी जब भी कभी आप लोग तो खैर स्टूडेंट्स हो, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब सैलरी जब हाथ में आएगी तो कब आई और कब चली गई पता नहीं चलता है। यानी कि सैलरिटी होती है, जो सैलरी होती है वो कैसी होती है? सैलरिटी होती है। और कहा जाता है कि देखो आप लोग ना मेहनत नहीं करते हो ईमानदारी से, और ईमानदारी से मेहनत नहीं करोगे तो परिणाम आपको पता है क्या होगा। अभी समय है, समय है, समझदारी लगा के मेहनत कर लो, नहीं तो मतलब ऐसे ऐसे लड़के मिलते हैं। पता है हाल फिलहाल में एक लड़के का सिलेक्शन नहीं हुआ, सुसाइड कर लिया उसने। अब जब ये पता चला मुझे कि ऐसी चीजें हुई हैं, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। अगर वक्त रहते आप अगर अपने आप को उन सारी चीजों के हिसाब से सोच लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं नहीं है कि जब मैसेज आता है, वो जो मैसेज होता है उससे ज्यादा मैसेज तब मजा आएगा जब एक और मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जो ये वाला जो मैसेज आता है ना, इसका एक मजा ही कुछ और होगा। तो सैलरी जो होती है, अब याद तो हो गया होगा ये, यानी सैलरी कैसी होती है? यानी सैलरिटी होती है, यानी तेजी से खत्म हो जाती है। तो सैलरिटी, सैलरी यानी सैलरी क्या हो जाएगी? बहुत तेजी से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, ये तो पता ही होगा। यानी सिमिट्री का मतलब होता है जहां कब्रिस्तान को कहते हैं सिमिट्री। तो सिमिट्री मतलब होता है कब्रिस्तान। अब देखो इसमें लगा है मिट्टी, यानी सिमिट्री यानी मिट्टी सी, यानी कब्रिस्तान में जाने के बाद कितने भी नायाब लोग हो क्या हो जाते हैं? मिट्टी सी हो जाते हैं। तो सिमिट्री का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कब्रिस्तान। अब कब्रिस्तान इसमें ऑप्शन अलग अलग दे सकता है, जैसे ग्रेवयार्ड कर देगा, या फिर ऑप्शन में दे देगा टॉम्ब। टॉम्ब का मतलब ये होता है मकबरा। जैसे बहुत सारे टॉम्ब है, एक यहीं पर तो है सासाराम का मकबरा, सुने हो? शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी जो है, कहते हैं कि उसने जीते जी अपना मकबरा बनवा दिया था। उसने मतलब उसको पता था, अगर ये उसने बताया था कि अगर मैं कभी मर जाऊं तो मुझे और कहीं नहीं, यहां पर दफनाना। और उसने अपने जीते जी बना दिया था। कहते हैं देखो शेर खान जो है, शेर खान के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान। फरीद खान कहते हैं कि देखो फरीद खान का नाम कैसे पड़ा। कहते हैं कि हुआ क्या कि जब चंदेरी की लड़ाई हो रही थी, तो चंदेरी की लड़ाई में खुद वो तोपची का काम कर रहा था फरीद। और जो फरीद था वो कहते हैं कि चंदेरी की लड़ाई जीतने के बाद सभी लोग क्या कर रहे थे, सभी लोग, अब दावत चल रही थी, सभी लोग दावत में गोश्त खा रहे थे। एक ऐसा ही एक बंदा था जो क्या करता था कि तलवार से गोश्त पे मारता था, फिर उठा के खाता था, फिर मारता था, फिर खाता था। इस बात को देखा बाबर ने बुलाया और अपने पुत्र हुमायूं से बोला कि इस गुस्ताख पर नजर रखना, इसका चाल चलन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसके माथे पे एक अलग सा तेज है। और क्या हुआ कि ये बात वहीं पर वही फरीद भी सुन रहा था। और वही जो है फरीद, उसने कहा क्या कि अगर इससे पहले कि बाबर ही मुझे खुद मरवा दे, मैं ही यहां से छोड़ के चला जाता हूं। और उसने जाते जाते अपने अपने दोस्त से क्या कहा कि अगर ईश्वर, अगर खुदा अल्लाह ने मुझे सही सलामत रखा तो इन मुगलों को भारत से बाहर निकाल के मानूंगा। और यही हुआ 1544 में कन्नौज की लड़ाई हुई, और निकालने वाला कोई और नहीं, वही था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी वही है। उस कहते हैं कि फरीद का जो बिहार के शासक हुआ करते थे बहार खान लोहानी, और बहार खान लोहानी का अंगरक्षक हुआ करता था फरीद खान। जब गए थे जंगल में शिकार करने तो शेर ने आक्रमण कर दिया बहार खान लोहानी पे, वहीं पर बीच बचाव करते हुए एक ही झटके में शेर को समाप्त कर दिया। वहीं से उसका नाम पड़ा शेर खान। और उन्होंने कहते हैं कि जैसे जो मुगल थे उनका नाम अलग अलग था। जैसे और औरंगजेब का नाम पता है क्या पूरा? मुहिउद्दीन मोहम्मद आलमगीर बादशाह गाजी, इतना बड़ा नाम है। तो कहते हैं कि अपने आप को बादशाह कहता है, मैं अपने आप को सूरी कहूंगा, तो वही पड़ा शेरशाह सूरी। तो देखो संघर्ष तो है जिंदगी में, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। आ जाओ, सिमिट्री मतलब क्या हो गया? कब्रिस्तान, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका सिवेलरी। सिवेलरी का मतलब होता है वीरता या शौर्य, जिसके बारे में अभी चर्चा कर रहे थे। यानी जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे वही होता है जिसे कहते हैं सिवेलरी। तो सिवेलरी का मतलब होता है वीरता, यानी कि वीरता को दिखाता है, शौर्य को दिखाता है। देखो गैलेंट्री सुना होगा आपने, गैलेंट्री अवार्ड दिए जाते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा अच्छे काम करते हैं, यानी वीरता का प्रमाण के लिए गैलेंट्री मेडल्स दिए जाते हैं, अवार्ड्स दिए जाते हैं, उसे ही कहते हैं सिवेलरी। तो सिवेलरी को याद करने की जरूरत है। सिरवल्ली कौन? पुष्पा, पुष्पा उष्पा नहीं, एक मंदिर है श्रीवल्ली। श्रीवल्ली का एक कहते हैं तमिल में एक मंदिर है, चाहे उससे भी याद कर सकते हो। इस श्रीवल्ली के अंदर क्या है? वीरता है, शौर्यता है। तो श्रीवल्ली झुकेगा नहीं,
एग्जाम में झुक जाएगा। यानी कि श्रीवल्ली का मतलब होता है वीरता, शौर्य, यानी उसे कहते हैं वीरता या फिर शौर्यता। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका कॉलरिक। कॉलरिक का मतलब होता है चिड़चिड़ा, यानी कॉलरिक का मतलब होता है जो चिड़चिड़ा टाइप का है, यानी कि जैसे हमेशा छोटे छोटे, जैसे शॉर्ट टेम्पर्ड सुना होगा आपने, यानी थोड़ी सी बात पे चढ़ जाता है, चिढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। ग्रम्पी आता है, ग्रिजली ग्रम्पी के साथ बहुत सारे शब्द आएंगे। कैंटेंकरस आएगा, कर्मजन आएगा, यानी स्पेनिश आएगा, वास्पिच आएगा, और है आपका कॉलरिक आ जाएगा। अब कॉलरिक मतलब होता है चिड़चिड़ा। अब कोई दो दोस्त हैं, अब एक दोस्त गया अपने दूसरे दोस्त के पास, जैसे अब नॉर्मली क्या, नॉर्मली जो दोस्त होंगे जाके हाथ वाथ मिलाएंगे या फिर गले मिलेंगे, यही तो होगा। अब वो कोई दूसरा दोस्त जाए, उसका कॉलर पकड़, और बताओ क्या हाल है। फिर गया दूसरी बार, कॉलर पकड़ लिया, और बताओ क्या हाल है। ऐसा कितनी बार करेगा, बार बार कॉलर पकड़ा तो क्या हो गया, वो कॉलरिक हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। तो कॉलरिक जैसे दिखेगा दिमाग में आएगा कॉलर, यानी कॉलर पकड़ के क्या बना दिया, कॉलरिक बना दिया, चिड़चिड़ा बना दिया। याद रहेगा, ध्यान से ये शब्द देखना। यहां पर शब्द है सर्क्यूटियस। सर्क्यूटियस का मतलब होता है क्या, घुमावदार, यानी जो टेढ़ा मेढ़ा होता है, घुमावदार होता है। जब डी सीरीज चलेगा तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है डेवियस। डेवियस का मतलब भी होता है घुमावदार। बचपन में पढ़ा होगा जिगजैग, जिगजैग का मतलब भी होता है घुमावदार। यहां सर्क्यूटियस का मतलब भी होता है घुमावदार। अब देखो इससे बहुत सारे शब्द बनते हैं। सर्क्यूटियस का मतलब हो गया घुमावदार, याद कर लो सर्किट से। यहां पर क्या लगा है, सर्किट, यानी सर्किट के अंदर जितने भी चीजें बनाई जाती है वो कैसी बनाई जाती है, घुमावदार। सर्किट देखे हो ना, यानी ऐसा जो सर्किट होते हैं इनमें बहुत ज्यादा, जो यही तो होता है करंट फ्लो करने का। तो ये सब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, घुमावदार होता है। अब देखो इससे बहुत सारे शब्द निकल के आएंगे। यहां पर सर्क्यूटियस का मतलब हो गया घुमावदार। एक शब्द आता है जिसे कहते हैं सरकम लोक्यूटियस, यानी सरकम लोकेशन बोल दो। यानी सरकम लोकेशन का मतलब होगा, देखो लोका एक रूट वर्ड है, लोका का मतलब होता है बात करने वाला। जैसे एक शब्द होता है लोकेसियस, लोकेसियस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बातूनी टाइप का है, यानी जो ज्यादा बोलता है उसे लोकेसियस कहते हैं। एक वर्ड आता है सोमनी लोक्वेंट। सोम्न का मतलब सोना और लोका का मतलब बात करना, यानी जो व्यक्ति नींद में बात करता है उसे कहते हैं सोमनी लोक्वेंट। समझ में आया। तो यानी लोका कभी भी शब्द आपको लग जाए, दिख जाए, उसका मतलब समझ लेना बात करने से है। और अभी कराया सर्क्यूटियस यानी घुमावदार। लोका मतलब बात करना, यानी जो घुमा घुमा के बात करता है उसे ही कहते हैं सरकम लोकेशन, यानी सरकम लोक्यूटियस, सरकम लोकेशन, सबका मतलब क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा, यानी घुमा फिरा के बात करना। एक ईडियम बड़ा फेमस है, बीट अबाउट द बुश, यानी घुमा फिरा के बात करना। इसका सीधा आता है कॉल अ स्पेड, यानी सीधी सीधी बात करना। तो यानी कि ये सरकम लोकेशन का मतलब क्या हो जाएगा, घुमा फिरा के बात करना। यानी कि जैसे नहीं होते बहुत सारे लोग कि आगे टू द पॉइंट बात नहीं करते। देखो एंटोनिम्स में लिखा है स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, यानी कि सीधी सीधी बात कर दे, लेकिन सीधी सीधी बात ना, घुमा फिरा के बात करेगा। यानी घुमा फिरा के बात करने को क्या कहेंगे, सरकम तो पता चल गया। एक इसी शब्द बना हुआ सरकमफेरेंस, सुना होगा, परिधि, यानी उसके चारों तरफ। नेक्स्ट देखो एक शब्द आता है सरकमस्पेक्ट। सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है सावधान, यानी देखो स्पेक्ट का मतलब होता है जांचना, किसी चीज को परखना। इसी से स्पेक्ट से बना है इंस्पेक्टर, यानी इन का मतलब अंदर, स्पेक्ट का मतलब जांच करना। यानी किसी भी चीज के अंदर घुस के, उसके अंदर तक, तह तक पहुंच के उसके बारे में खंगालने को कहते हैं इंस्पेक्टर। वही है आपका स्पेक्ट। और सरकम के बारे में ही बताया, यानी कि जो घुमा फिरा के, जो चारों तरफ घुमा फिरा के, जैसे कोई व्यक्ति आए और यहां पर सारी चीजों को देखे और घूम फिर के यानी चारों तरफ की चीजों को इंस्पेक्ट करे, वो व्यक्ति कैसा होगा, सावधान होगा। तो ध्यान देना, सर्कमस्पेक्ट का मतलब ही होता है सावधान। देखो यहां पर लगा है वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब क्या होता है कि यानी जो सरसरी निगाह से देखे, जो जैसे हर चीज को देखते हुए चले, उसे कहते हैं क्या, सर्कमस्पेक्ट, यानी जो हर चीज पे सावधान रहता हो। आ जाओ, अब बताओ कार्प का मतलब क्या होगा, यानी कार अगर पी के चलाओगे तो लोग क्या करेंगे, और वैसे ही चल दिया तो कॉस्टिक, यानी कठोर। सेलेरिटी, बहुत ही तेजी से। यहां पर है सिमिट्री, कब्रिस्तान। सिवेलरी, वीरता या शौर्यता। अब यहां कॉलरिक, चिड़चिड़ा। सर्क्यूटियस, सरकमलोक्वेंस, सरकमस्पेक्ट, सावधान, सतर्क। नहीं बोलता है सावधान रहे, सतर्क रहे, तो वही कहलाता है आपका सरकमस्पेक्ट। बताओ यहां तक किसी का कोई डाउट है, आगे बढ़े।
चलो आओ एक चीज और दिखाता हूं जिसे कहते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। ध्यान देना, इडियम्स एंड फ्रेज में पहला शब्द है आपका पेपर ओवर द क्रैक्स। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है, इसको हिंदी में कहते हैं मुहावरा। नहीं पढ़ा होगा बचपन में? यानी आंख में धूल झोंकना, भैंस के आगे बीन बजाना, अब बत आ बैल मुझे मार, नहीं होता है? तो वैसे ही इसको मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कैसे सॉल्व करना है। और बड़े से बड़े क्वेश्चन जो होंगे उनके 2 ऑप्शन को आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे। जितने भी एग्जाम, मतलब अंग्रेजी का जितना बड़ा से बड़ा एग्जाम होगा, आप उनके क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेज के क्वेश्चन को आप 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दोगे। बच गए 2, उसको सॉल्व कराना सिखाऊंगा कैसे होगा। अब यहां पर शब्द है आपका पेपर ओवर द क्रैक्स। पेपर ओवर द क्रैक्स का मतलब होता है अपनी गलती को छिपाना, यानी अपनी की गई गलती को छिपाना, उसे कहते हैं पेपर ओवर द क्रैक्स। अब पेपर का मतलब होता है पन्ना, ओवर का मतलब ऊपर, क्रैक्स का मतलब दरार। अब जैसे क्या होता है कि घर में अगर आपने किया होगा तो कभी कभी क्या करते हैं कि कील वगैरह ठोकते हैं दीवार में। अब वहां का जो कील की वजह से वहां का दीवार पूरा टूट जाता है, नहीं होता है? अब देख लिया कि पापा अगर गलती से देख लिए तो पापा का एक जूता हमारा नुकसान हो जाएगा। दिमाग में आता है तो फिर करे क्या? तो देखते हैं कि चलो कोई नोट्स मिल गया। अब नोट्स है, उसको चिपका दिया वहां पे। इसलिए नहीं चिपकाया कि नोट सामने रहेगा, दिनों रात पढ़ूंगा, इसलिए चिपकाया कि मेरी गलती ना दिख जाए। होता है? यानी कि दरार अपने नहीं होता है कि अपने किए पर पर्दा डालना। सेम वही है कि यानी दरार पर पेपर लगाने का मतलब क्या है? गलती को छिपाना। देखो यहां लिखा है टू हाइड प्रॉब्लम, यानी अपनी समस्या को, अपनी गलती को छिपाने को कहते हैं पेपर ओवर द क्रैक्स। नेक्स्ट देखो पास द हेड। पास द हेड का मतलब होता है पैसा इकट्ठा करना। टू कलेक्ट मनी को कहते हैं पास द हेड। अब जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे मदारी वाले आते हैं या फिर एक्रोबैट्स आते हैं जो कलाकृति को निखारते हैं, कलाकृति को दिखाते हैं। अब हाँ, मैजिशियन भी होते हैं। तो वो लोग जब अपना मैजिक दिखा देते हैं तो उसके बाद अपना टोपी उतारते हैं और सबसे घूम घूम के जिसको जो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए देते हैं, उसी को कहते हैं पास द हेड। यानी पास का मतलब होता है पास करना, और हेड मतलब टोपी, यानी अपनी टोपी को पास क्यों करते हैं? ताकि पैसा इकट्ठा कर सके, टू कलेक्ट मनी। तो पहला शब्द था पेपर ओवर द क्रैक्स, यानी अपने किए पर पर्दा डालना या गलती को छुपाना। और यहां पर है पास द हेड, यानी पास द हेड का मतलब होता है पैसा को इकट्ठा करना। नेक्स्ट देखो पुल समवन्स लेग, यानी पुल समवन्स लेग का मतलब होता है मजाक उड़ाना। यानी पुल का मतलब खींचना, समवन मतलब किसी का, और लेग मतलब पैर, यानी किसी की टांग खींचना। अब किसी की टांग खींचने का मतलब पता ही आपको। 2 दोस्त मिल गए, अब दूसरा दोस्त पहले वाले दोस्त से पूछ रहा है और बताओ क्या हालचाल है, और जिंदगी बड़ा मस्त चल रहा होगा तुम्हारा, तुम्हारे पास तो 4 है। मैं किताब की बात कर रहा हूं। तुम लोग कहां से कहां लिंक कर लेते हो। मैं बोल रहा हूं कि अब यहां से निकले, अंग्रेजी का क्लास किए। अब अंग्रेजी का क्लास करने के बाद पता चला कि सर तो किताबों की जरूरत पड़ रही है। अब बोला कि 4 किताब तुम्हारी तो जिंदगी मस्त चल रही होगी, यानी उसका क्या कर रहे हो? टांग खींचना। यानी पुल समवन लेग का मतलब होता है मजाक करना, यानी जोक विद समवन, किसी की टांग खींचना। नहीं होता है कि सामने वाला बहुत टांग खींचता है मेरा, होता है, यानी उसी टांग खींचने को क्या कहते हैं? मजाक करना किसी के साथ। नेक्स्ट देखो गिव अ हैंड। गिव अ हैंड का मतलब होता है किसी की मदद करना, यानी असिस्ट करना, किसी की मदद करने को कहते हैं गिव अ हैंड। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के लड़के बड़ा बढ़िया समझेंगे। जैसे मान के चलो कोई जंक्शन है, कोई एक प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म पे ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहां से ऊपर जाने के लिए एक रास्ता बना पड़ा है, ब्रिज है, कि यहां से आप चले जा सकते हो और यहां से उतर जाओगे। लेकिन यूपी और बिहार के हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, यहां से जंप करेंगे और जंप करके यानी पटरी को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, और यहां से ऊपर वाले व्यक्ति को जरा हाथ देना होता है। अब हाथ देगा उसके बाद ऊपर चढ़ेगा, उसे ही कहते हैं गिव अ हैंड, यानी हाथ देना, यानी किसी की मदद करना, असिस्ट करना। मदद करने को क्या कहते हैं? गिव अ हैंड। नेक्स्ट देखो एप्पल एंड ऑरेंजेस। ध्यान देना, यहां एप्पल्स होगा, यानी एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का मतलब होता है 2 अलग अलग चीज, यानी 2 अलग चीज हो, 2 डिफरेंट टाइप्स हो। इसमें क्या दिक्कत है? यानी एप्पल अलग है, ऑरेंज अलग है, यानी 2 अनलाइक थिंग्स और पीपल, यानी 2 अलग अलग प्रकार के जो लोग होते हैं उसे कहते हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। यानी एप्पल्स और ऑरेंजेस का मतलब क्या हो गया? 2 अलग अलग चीज है। नेक्स्ट देखो अ रेड लेटर डे का मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन।
यानी कि कोई एन इंपॉर्टेंट डे को कहते हैं अ रेड लेटर डे। अब जैसे आपने कैलेंडर अगर देखा होगा, उसके अंदर जो भी, अगर ध्यान देना, अगर नहीं देखे हो आज ही देखना या फिर यहां देख लो। जैसे कोई कैलेंडर में आपने देखा होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट डे होता है उसको रेड कलर से मार्क कर देता है, उसके बैकग्राउंड में रेड कलर से मार्क कर देगा। जैसे देखो यहां किया है, यहां किया है, यहां किया है, यहां किया है 14 फरवरी। 14 फरवरी को क्या हुआ था? बाबर का जन्म हुआ था उस दिन। तुम लोग ये नहीं पढ़ोगे कि 14 फरवरी को बाबर का जन्म हुआ था। पता नहीं कैसा कैसा दिन चलता है, पता नहीं कैसा कैसा दिन चलता है। ये दिन, ये वो, ये दे नहीं होता है। ध्यान रखना, सुन लो ध्यान से। कहते हैं कि फरवरी उनके लिए खास है जिनका इश्क तारीखों का मोहताज है। यानी अब बताओ कि अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो दिन देके करते हो, तो इसीलिए कहते हैं कि फरवरी तो दिन है एक, यानी दिन है, और दिन किसी के लिए खास नहीं होता है। जिस दिन बढ़िया चला जाए वही दिन खास हो गया। आओ, अरे लेटर डे का मतलब क्या हो गया? यानी इंपॉर्टेंट, याद रहेगा। यानी इसे कहते हैं हैप्पी एंड मेमोरेबल डे। जैसे अभी हाल फिलहाल में 15 अगस्त गुजरा है, तो 15 अगस्त तुम्हारे लिए क्या है? अ रेड लेटर डे है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है अ नीडल इन अ हैस्टेक। यानी अ नीडल इन अ हैस्टेक का मतलब होता है पता लगाना मुश्किल हो। डायलॉग आपने सुना होगा कि ये काम ठीक उसी प्रकार है कि घास के ढेर से एक सुई निकालने के बराबर नहीं होता है। यानी देखो, नीडल का मतलब हो गया सुई, और हैस्टेक का मतलब होता है घास का ढेर। यानी जहां घास के ढेर में अगर सुई कहीं गुम जाए तो मिलेगा, यानी अगर मिल भी जाए तो क्या कहते हैं? पता लगाना क्या हो? मुश्किल हो, आसानी से तो मिलेगा नहीं। तो अ नीडल इन अ हैस्टेक का मतलब होता है कि समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। यानी किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज को पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं? अ नीडल इन अ हैस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डांस टू समवन्स ट्यून। डांस टू समवन्स ट्यून का मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना। किसी के इशारों पर नाचने का मतलब, देखो डांस का मतलब नाचना, टू समवन यानी किसी और का, नाच तो खुद रहा है लेकिन किसी के इशारों पर। यानी समवन्स ट्यून, यानी कोई ट्यून कौन और बजा रहा है और नाच कोई और रहा है। नहीं होता है शादी के बाद पति को अपनी पत्नी के इशारों पर नाचना पड़ता है, उसे ही कहते हैं डांस टू समवन्स ट्यून। यानी डांस टू समवन्स ट्यून का मतलब क्या हो गया? किसी के इशारों पर नाचना। नहीं होता है, पता ही होगा आप सबको। बहुत बढ़िया तैयारी। यानी डांस टू समवन ट्यून का मतलब क्या हो गया? किसी के इशारों पर नाचना। नेक्स्ट देखो, अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगा, यानी कि वो चीज बहुत महंगी है परंतु किसी काम की नहीं। जरा एक जीएस का आंसर बताना कि सफेद हाथियों की भूमि किसे कहते हैं? थाईलैंड को कहते हैं। अब सुनो इसका इतिहास। कहते हैं कि थाईलैंड में एक परंपरा चलती थी उस टाइम पर, अभी जैसे कि भारत में सबसे सर्वोत्तम पुरस्कार भारत रत्न दिया जाता है, उस समय क्या था कि सफेद हाथियों की धरती थाईलैंड हुआ करती थी। वहां हाथी पाई जाती थी, सफेद जो हाथी बड़ी खूबसूरत होती। वहां का जो शासक हुआ करता था, जब कोई बहुत बढ़िया काम करता था, जो जैसे भारत रत्न जिसको मिलता है, ठीक उस वैसा काम कोई कर दिया थाईलैंड में, तो वहां का राजा उसे सफेद हाथी देता था। अब यहां पर सफेद हाथी गिफ्ट कर दिया तो इसको किसी गलत काम में तो लगाएगा नहीं। अब ये ना हुआ कि राजा, अब जैसे भारत रत्न लेना तो है ही अपने आप में, लेकिन उसको सम्मान के साथ रखना पड़ता है। अब ये नहीं है कि भारत रत्न को लगा लिया गाड़ी के पीछे, साट लिया, बोल रहा है कि चलो मुझे भारत रत्न मिला है। यानी सम्मान को बड़े सम्मान के साथ रखा जाता है। यानी इसीलिए क्या होता था कि वहां का राजा था, वो गिफ्ट में हाथी तो दे देता था, लेकिन वहां जिसको मिलता था वो ना उससे कोई मजदूरी का काम करवा सकता है और ना ही किसी फौज में भर्ती करवा सकता है। और इसीलिए अब काम तो कोई करवाएगा नहीं, लेकिन अगर हाथी है तो सफेद हो चाहे हरी हो नीली हो, राजा दिया हो चाहे कोई दिया हो, खाना तो खिलाना पड़ेगा। यानी इसका खाना खिलाना बहुत मुश्किल है। नहीं, आज तो बहुत लोग बोल ही देते हैं कि हाथी को खरीदना मुश्किल नहीं, उसको पालना मुश्किल होता है। इसका मतलब है कि हाथी बहुत है। यानी ये कहता है कि वो ऐसी चीज है कि जो कि बहुत अब खा रही है, बहुत बहुत महंगी हो गई,
लेकिन यूजलेस पोजीशन यानी कि बिना किसी काम का, यानी कोई काम ना हो, उसे कहते हैं अ व्हाइट एलिफेंट। यानी सीधा सीधा ये समझ लो कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत महंगा है परंतु किसी काम का नहीं है, उसे ही कहते हैं अ व्हाइट एलिफेंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है हिट अ स्नैग। हिट अ स्नैग का मतलब होता है बाधाओं का सामना करना, यानी कि आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का जब सामना करोगे तो उसे ही कहते हैं हिट अ स्नैग। अब देखो स्नैग का मतलब ही होता है बाधा या रुकावट, यानी स्नैग ये डेमो में कराया था, ये कराया हूं ना। यानी जैसे नाक कहीं पर दिख गया तो वो रास्ते में क्या हो जाएगा, बाधा या रुकावट। एसआरटी का अगर एग्जाम किसी ने दिया होगा या साइकोलॉजिकल टेस्ट दिया होगा, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं कि रास्ते में जा रहे हो अचानक से सांप दिख गया, क्या करोगे? पहला ऑप्शन मार के खा जाओगे, दूसरा ऑप्शन घर वापस लौट जाओगे, तीसरा है कि उसके ऊपर से कूद के निकल जाओगे, या फिर वहां शोर मचाने लगोगे। तो ये आपके फिजिकल यानी जो साइकोलॉजिकल अपीयरेंस को दिखाता है। तो वही है हिट अ स्नैग। अब स्नैग का मतलब होता है बाधा या रुकावट। अब बाधा या रुकावट को हिट करने का मतलब क्या है, उसका सामना करना, यानी एनकाउंटर अ प्रॉब्लम और ऑब्स्टेकल, यानी कि प्रॉब्लम या समस्या का सामना करने को कहते हैं हिट अ स्नैग। क्लियर है ये? आओ जरा बताना। पेपर ओवर द क्रैक्स, यानी अपनी गलती को, पास द हैट, पुल समवन्स लेग, गिव अ हैंड, किसी की मदद करना, एप्पल एंड ऑरेंजेस, अ रेड लेटर डे, अ नीडल इन अ haystack, डांस टू समवन ट्यून, अ व्हाइट एलिफेंट, हिट अ स्नैग, बाधाओं का सामना करना। सारे इडियम्स याद हैं? ऐसे ही सारे इडियम्स आपके चलेंगे। सारे इडियम्स देखता हूं कैसे याद नहीं होता है। ये जो है आपका वन वर्ड्स, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब सेम इसी तरीके से कराया जाएगा, लेकिन साथ साथ में आपके ग्रामर का भी ख्याल रखना है। लास्ट बताओ क्या चल रहा था? रिलेटिव प्रोनाउन समाप्त हो गया था? रिलेटिव प्रोनाउन समाप्त नहीं हुआ था। मेन जो केस है, देखो रिलेटिव प्रोनाउन अगर समाप्त हो गया होगा तो आपको डैट का यूज पता चल गया होगा। अब डैट का यूज अगर पता है तो इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन समाप्त हो गया। क्लियर? अब आ जाओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि दो प्रोनाउन है जिसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव और एक को कहते हैं इंफैटिक प्रोनाउन। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इंफैटिक प्रोनाउन में फर्क क्या है, इसको जरा ध्यान से देखना। एक शब्द मैंने लिखा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और दूसरा मैंने लिखा इंफैटिक प्रोनाउन। दोनों में फर्क समझाता हूं, ध्यान से देखना। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? जैसे रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा है, यानी जो प्रकाश जो होता है उसी चीज, यानी रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को उसके प्रतिछायित कर देना। जैसे मान के चलो मैं खड़ा हूं, मेरे पीछे छाया दिखाई दे रहा है, ऐसे देखो ये यहां पर पेन है, इसके पीछे जो है इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। यानी उस चीज का प्रभाव उसी, यानी कि है तो एक ही चीज लेकिन उसके जो बन रहे हैं वो दो। यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को उसे क्या कर देना, दिखा देना। अब इसमें रिफ्लेक्शन में और इंफैटिक में बड़ा कंफ्यूज लड़के होते हैं। ध्यान देना, दो अलग अलग प्रोनाउन नहीं है, अभी प्रूफ करूंगा। अब देखो दो सेंटेंस लिखता हूं, ध्यान समझना। मैंने लिखा यहां पर सीमा, सीमा कील्ड हर सेल्फ, यानी यहां पर लिखा है सीमा कील्ड हर सेल्फ। अब एक बात बताओ, यहां पर लगा है सीमा कील्ड हर सेल्फ, मान के चलो कि ये है सीमा, और सीमा का जीवन से अब समाप्त हो गया, मन नहीं, इच्छा नहीं है अब जीने का। एक पंखा था, अब पंखा में क्या करी कि एक रस्सी बांध के अपने आप को लटका ली, खेल खत्म। अब एक बात बताओ, इसमें मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है? पंखा। पंखा जब तक तुम नहीं चाहोगे मार देगा तुमको। यानी कहने का मतलब यह है कि मरने वाला भी वही और मारने वाला भी वही। जब दोनों एक हो तो एक का ही प्रभाव जब दो दिखता है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन हो गया। समझ में आया? यानी है तो एक लेकिन दिख रहा है दो, तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन।
जैसे मूवी वगैरह में देखते हो, खास करके साउथ वाली जो मूवी आती है, अब मार देता है, एक पंच देता है, उसको एक के बदले दो दिखता है, तो वही होता तो एक है, लेकिन जब दो दिख रहा है तो उसी का क्या है, वो रिफ्लेक्शन है। तो इसे ही क्या कहते हैं कि सीमा कील्ड हर सेल, यानी कि जैसे कभी कभी नहीं होता है कि जीवन में कुछ ऐसे अप्रिय घटनाएं घट गई कि जिसके बाद अब जीवन से नफरत सी हो गई है, लगता है कि अब जीवन में जीना कोई मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं सबको छोड़ के चला जाना चाहिए। जिस रूम में बैठते हैं वो रूम काटने को दौड़ता है, ना किसी की आवाज सुनते हैं, ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना नींद लगती है। होता नहीं है? नहीं होता है। तो तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो, कोई बोलता है सर यस सर, कोई बोलता है नो सर। एक कोई स्टेटमेंट बोलो ना, यस सर, नो सर। यानी कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी ऐसी चीजें आती हैं और क्या लगता है कि अपने आप को चोट पहुंचा लेते हो, यानी चोट पहुंचे हो, किसी के लिए रोना नहीं, जीवन में रोते नहीं है। एक बात बताओ कि जो आपका अपना होगा कभी छोड़ के नहीं जाएगा, जाएगा, और अपना जो होगा कभी रुलाएगा नहीं। और कभी कभी परिस्थिति बन जाती है, तुम लोग कम हो, परिस्थिति बन जाती है, खता उनकी भी ना थी, वो भी क्या करते, उनके चाहने वाले इतने थे, किस किस से वफा करते। यानी देख रहे हो, खुशी के आंसू देख रहे हो उनके। और क्वेश्चन अभी पूछा हूं और देखता हूं क्वेश्चन आता है कि नहीं। रिफ्लेक्शन समझ में आया? तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जब भी एक ही व्यक्ति का प्रभाव जब पड़े और वही व्यक्ति दो बन के निकले, उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझ में आया? अब दूसरा सेंटेंस देखो, यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा आई माई सेल्फ कील्ड द टाइगर। अब एक बात बताओ, आई माई सेल्फ कील्ड द टाइगर, यानी आई माई सेल्फ कील्ड द टाइगर। अब एक बात जरा बताना कि मान के चलो कि ये शेर है, लग तो नहीं रहा है लेकिन मान लो, यानी कि ये शेर है और यहां पर मैं हूं, यानी मैं मतलब कोई व्यक्ति है, और ये क्या बोल रहा है कि आई माई सेल्फ किल द टाइगर। अब एक बात बताओ, मारने वाला कौन है? व्यक्ति, यानी आई, यानी मारने वाला आई है और मरने वाला कौन है? टाइगर। इसमें कितने लोग हैं? और यही दो, अब रियलिटी में दो लोग हैं। यहां पर अगर प्रभाव दिख गया उसी का तब तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, लेकिन यहां पर ये जोर दे रहा है मैं खुद ये काम किया हूं, मैं खुद इसे मारा हूं, मैं खुद इसे वहां पे लपेटा था। यानी कहने का ये मतलब है कि जब आप किसी चीज पर जोर देते हो, जब आप जोर देते हो तो उसी जोर को कहते हैं एम्फसाइज करना। नहीं होता है एम्फसाइज करना, कि किसी चीज को एम्फसाइज कर रहा है, इंफैटिक बना रहा है, तो इंफैटिक जब बनाता है तो उसी को कहते हैं इंफैटिक प्रोनाउन। समझ में आया? है दोनों एक ही चीज, और इसीलिए इसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव और इसे कहते हैं इंफैटिव, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस के हिसाब से ये रिफ्लेक्ट कर देता है और कभी कभी जोर लगा देता है। समझ में आया? तो यानी कि यहां पर रिफ्लेक्सिव और इंफैटिक समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, अब ठीक ऐसे ही मैंने यहां पर लिखा आई, और आई का मैंने प्रोनाउन दे दिया माई। क्लियर? अब आई का मैंने यहां पर एडजेक्टिव है कि नहीं, अब इसमें मैंने जोड़ दिया सेल्फ, अब ये बन गया प्रोनाउन, यानी आई माई सेल्फ। अब मैंने लिखा यहां पर वी, तो वी का क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ नहीं, भी ई एस, एफ को भी में चेंज करोगे, ई एस लगा दोगे तो आई वी। अब यहां पर लिखा मैंने यू, तो यू का होता है योर, और यहां पर सेल्फ। अब दो समझना, ये सिंगुलर वाला है, लेकिन जब एक से ज्यादा अगर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? अब बताओ कि पता चल जाएगा कि कौन सा सिंगुलर वाला है, कौन सा प्लूरल वाला है। यानी ये सिंगुलर वाला है और ये प्लूरल वाला, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अब ठीक ऐसे ही मैंने लिखा यहां पर ही, तो ही का क्या हो जाएगा? हिम, ही का हिम, और यहां पर सेल्फ। मैंने लिखा सी, तो सी का हर और लगा दो सेल्फ। अब यहां पर है दे, तो यहां पर क्या हो गया? दे का हो गया देम। अब बताओ सेल्फ का सेल्फ लिखोगे,
प्लूरल है तो VES लगा दोगे, यानी दे का देम सेल्फ। समझ में आया ये? अब एक बात जरा बताना कि यहां पर सबके साथ या तो सेल्फ लगा है या फिर इसी का प्लूरल फॉर्म है या लगा है सेल्फ, है कि नहीं? कोई भी एक ऐसा बताओ जो इसके बिना हो। है कोई इसके बिना? यानी सब में सेल्फ लगा है, इसीलिए इसे कहते हैं सेल्फ प्रोनाउन। समझ में आया? यानी सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कहते हैं, इंफेटिक प्रोनाउन भी कहते हैं। यानी तीनों के तीनों आपको समझा दिया। अब जरा एक बात बताना कि मैंने यहां पर लिखा आई चाहे ही लिखा, तो ही का कर दिया ही का हिम और लगा दिया क्या? सेल्फ। अब ऐसे ही मैंने यहां पर लिख दिया राम, तो राम का लिखा राम और राम के आगे क्या कर दिया? बताओ होगा? यानी राम का राम सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि अगर राम का आपने राम सेल्फ लिखा तो राम का रिपीटेशन नहीं हुआ, तो इसीलिए राम सेल्फ नहीं होता है। अब इसको क्या करोगे? इसको अब राम को ही लिखते हैं तो ही का होता है हिम और लगा दिया क्या? सेल्फ। समझ में आया? अब डॉक्टर है तो डॉक्टर का क्या होगा? डॉक्टर सेल्फ। अब ये कॉमन नाउन में पहुंच गया, और कॉमन नाउन के दिनों में बताया था कि जब भी कोई ऐसा कॉमन नाउन हो जिसका जेंडर डिसाइड ना हो, उसको क्या मानते हैं? ही मानते हैं। अगर वो जेंडर बता दिया, अगर वो दिखा दिया कि फीमेल है तो हर सेल्फ। अब ही वाला लग जाएगा तो ही वाला क्या होता है? हिम सेल्फ। अगर कोई डॉक्टर डॉक्टरनी निकल गई तो हर सेल्फ। समझ में आया? तो यानी इसके हिसाब से चल दोगे। देखो एक इसका आपको ना महत्व बताता हूं। एक बार क्या था कि हम लोग गए थे SSB देने, NDA क्वालिफाई करने के बाद हमारा सेंटर पड़ा, इलाहाबाद में सेंटर था, हम लोग गए थे SSB देने। और एक लड़का जो था, एक मतलब वहां पे जब आप PPDT दे दोगे, जब आपका पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट जब हो जाएगा तो उसके बाद ग्रुप्स बन जाते हैं, और एक ग्रुप के अंदर 15 से 20 लड़के ही रखे जाते हैं। और एक लड़का जो मेरा दोस्ती था, उसका एक ग्रुप बना था, और वो लोग जब गए थे जब ग्रुप डिस्कशन के लिए, वहां पर एक छोटी सी गलती किया कुछ लोगों ने। उसने बोला, क्या बोल दिया? अब दिखाता हूं, पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ, तब मैं आपसे वो चीजें आगे की तरफ बताऊंगा। अब जैसे देखो यहां पर क्या है? माई सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, यानी दो सेल्फ हो गए। योर सेल्फ और योर सेल्फ में क्या अंतर है? ये सिंगुलर वाला और ये प्लूरल। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा माई सेल्फ इज अमित और माई सेल्फ आर अमित। बताओ दोनों में से कौन सा सही है? दूसरे में कितने लोग हैं और पहले में बहुत से लोग का हाथ उठा था। यही गलती किया था उन लोगों ने। उन्होंने आदत बनी पड़ी है, किसी के साथ जाओगे मिलोगे, माई सेल्फ दिस नहीं बोलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जब वो SSB देने गए थे तो उन्होंने सिर्फ यही गलती की कि माई सेल्फ अपना नाम लिया, द टॉपिक इज गिवन फॉर अस फॉर डिस्कस दैट इज दिस। उन्होंने अपना बोलना शुरू किया कि आई एम अनेबल टू डिसाइड द मैटर ऑफ दिस कंसर्न। तो इन सारी चीजों पर उन्होंने बोला तो, लेकिन पहली गलती क्या कर दी? माई सेल्फ। कभी भी माई सेल्फ सब्जेक्ट की जगह पर नहीं आता है। यानी माई सेल्फ सब्जेक्ट की जगह कैसे आ जाएगा? जब वो किसी का रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसी का रिफ्लेक्शन है। देखो आई का मतलब होता है मैं, मी का मतलब होता है मुझे, और माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद। यानी मैं खुद, मेरा खुद। तो मेरा खुद का क्या होता है? माई सेल्फ। तो मैं खुद, तो लोग बोल देते हैं कि माई सेल्फ अमित, माई सेल्फ सुजीत, नहीं बोलते हैं लोग, बचपन में ही बोलते थे। तो ध्यान रखना, माई सेल्फ कभी सब्जेक्ट की जगह नहीं आएगा। यानी कहने का यह मतलब है कि अगर सही करना हो तो क्या करोगे? जैसे आई माई सेल्फ एम अमित, यानी आई माई सेल्फ एम अमित। समझ में आया? तो हमेशा इस चीज को याद रखना। आओ जरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो CGL Tier 1 2017 का क्वेश्चन है ये। सोच समझ के आंसर देना। श्योर हो? देख लो CGL का है, बहुत टफ क्वेश्चन आता है। यहां पर लिखा है माई सेल्फ एंड रोशनी विल टेक केयर ऑफ द इवेंट ऑन संडे।
अब एक बात बताओ, अगर इसको सही करना हो, मान के चलो कि किसी एग्जाम में आ गया, किसी भी यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में आ गया, अब वहां सही करना पड़ेगा। अब बताओ क्या सही कर दूं, क्या सही हो जाएगा? यानी माई सेल्फ को काटा और आई कर दिया, कर दिया। खेल देखे, अब यहां तो सही कर दिया, माई सेल्फ नहीं आई कर दिया, लेकिन ये भूल गए 2 3 1 वाला कॉन्सेप्ट। यानी 2 3 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब इस 2 3 1 वाले कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना है। यानी माई सेल्फ का आई तो होगा ही होगा, लेकिन रोशनी पहले, यानी रोशनी थर्ड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन, यानी रोशनी एंड आई होगा। यानी कि पहले लेडीज उसके बाद जेंट्स नहीं होता है, पहले महिलाएं प्रथम आती हैं, पहले राधा उसके बाद कृष्ण, पहले लक्ष्मी उसके बाद नारायण, पहले सीता उसके बाद राम, नहीं होता है गौरी शंकर। यानी कहने का मतलब ये, इसीलिए तो बोलते हैं लेडीज फर्स्ट। तो लेडीज फर्स्ट का मतलब ये हो गया कि पहले थर्ड पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद अब यहां सेकंड गायब है, तो सेकंड की जगह माई सेल्फ ही तो है उसी की जाति का, तो यानी रोशनी एंड आई। समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ। अब देख लो, पहले यहां पर देखो, पीटी 2012 का क्वेश्चन है ये। एफसीआई का नाम सुने हो? उस वही है, फुल फॉर्म तो लिखा है उसका। एफसीआई का पीटी हुआ 2012 में, उसमें क्वेश्चन पूछा माई सिस्टर एंड माई सेल्फ। बताओ, लॉलीपॉप नहीं है, यानी माई सेल्फ नहीं, आई, यानी मेरी बहन और मैं, आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या है, यहां पर क्वेश्चन देखो, यहां पर लगा है क्या कि सी इंजॉयड इन द पार्टी, यहां पर है सी इंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी, अमित प्राइड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन, अमित प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। बताओ, ए में है कोई, बी में, सी में और डी में? चाहे समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, कुछ ऐसे क्रांतिकारी हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, अब जहां पर मुझे दिखेगा यहां पर रिफ्लेक्सिव दिखेगा, आंसर है सर, नहीं चल रहा है। यानी देखो, हालांकि वो तो तुक्का हो गया, एक तुक्का हो गया वो पकड़ना, लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट समझ लो। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे शब्द हो जाएं, जैसे यहां पर इंजॉय है, यहां पर प्राइड है, और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना दे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ना दे, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट में और कॉम्प्लीमेंट में फर्क होता है। ऑब्जेक्ट पहचानना सिखाऊंगा वर्ब में, जब आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब बताऊंगा। जब आपको वर्ब का डिस्कशन जब मैं कराऊंगा डिटेल में, तो बताऊंगा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, कौन सा कॉम्प्लीमेंट होता है। हालांकि लोग लिख देते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान देना, हर जगह ऑब्जेक्ट नहीं आता है, कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो कॉम्प्लीमेंट नहीं, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट अगर नहीं होगा तो उसके बाद अपने आप को ही ऑब्जेक्ट बना लेना। अब वो पहले शब्द देख लो, जैसे इंजॉय करना हो, चाहे किसी के साथ चीट करना हो, अब्सेंट हो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फॉरगेट करना हो यानी भूलना हो, चाहे बिजी हो, अवेल हो, एड्रेस हो, प्राइड हो, रिजाइन हो, इंट्रोड्यूस हो, प्रोस्टेट हो, अप्लाइंग हो, असर्ट हो। नोट करो इसे। पीडीएफ मिलेगा सबको, नोट करो, थोड़ा सा अपाहिज बन जाते हो। 4 5 शब्द नोट करने को बोल दिया, बोल रहा है ना कि सर नोट करने के लिए बोल दिए, और अगर ऐसा बोल दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि सर पीडीएफ नहीं देंगे। अब बताओ, नाम है ज्योति,
तो तुम लोग दिमाग कहां इतना चलाते हो गया। अब देखो इसका मतलब ये है कि अगर ये कभी शब्द अपनी आंखों से देख लेना, ये हाईलाइट करके बोल रहा हूं मैं, अगर ये शब्द आपको अपनी आंखों से दिख जाए और इसके बाद देखना है ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो जो भी सब्जेक्ट होगा उसी का ऑब्जेक्ट बना देना। जैसे यहां पर लगा है कि सी इंजॉयड प्राइड, है कि था कि नहीं? सीट में देखो इंजॉय और प्राइड है कि नहीं। अब आओ देखो यहां पर ऑब्जेक्ट है कोई, यहां पर रिजल्ट हो रहा है। अब रिजल्ट होने कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, यानी कि सी इंजॉयड इन द पार्टी। अब पार्टी में इंजॉय किया कौन? खुद, मैं खुद इंजॉय किया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सी, अब सी लगा है तो हर सेल्फ, अगर आई लगा होता तो माई सेल्फ, यानी कि सी इंजॉयड हर सेल्फ इन द पार्टी। अमित प्राइड्स, अब अमित है तो बताओ अमित के हिसाब से अमित सेल्फ तो होगा नहीं, यानी कि अमित प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? चलो आ जाओ, कुछ क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। अब जैसे पूछा है सीजीएल टीयर 1 2016 में पेपर हुआ और लिखा है कि आई इंजॉयड ड्यूरिंग माई टेन्योर एट शिमला। अब मेरा जो टेन्योर है कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए, ऑब्जेक्ट नहीं। अरे इंजॉय किया कौन? मैं खुद। तो आई इंजॉयड माई सेल्फ। क्लियर? यानी कि मैं खुद इंजॉय किया। अब यहां पर ऑब्जेक्ट होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए सेल्फ प्रोनाउन को ही ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब देखो फिर से इंजॉय है, समझ में आया? अब आई है तो क्या हो जाएगा? माई सेल्फ। समझ में आ रहा होगा? और देखो क्वेश्चन, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज एंड इंजॉयड वेरी मच। अब इंजॉय किया कौन? मैं खुद। अब लास्ट समर ही है तो क्या हो जाएगा? हिमसेल्फ। नेक्स्ट देखो, यानी कि इंजॉयड है, अब एक ही शब्द ज्यादा रिपीट होता है। इंजॉयड हो गया, अवेल हो गया। ध्यान देना, अवेल एक शब्द है। अवेल का मतलब ये होता है, अवेल मतलब पता है ना, किसी चीज का लाभ उठाना, अवेल करना। देखो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब प्राइड्स है। अब प्राइड्स के बाद देखो हर वेल्थ। अब हर वेल्थ है तो कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि सी प्राइड्स। अब प्राइड्स वर्ड लग गया तो सी के हिसाब से क्या हो जाएगा? हर सेल्फ। कोई डाउट किसी को? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब देखो जितने भी हैं आपके प्रोनाउन के, लगभग जो टॉपिक है, मतलब प्रोनाउन के अंदर जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप बनाना सीख गए हो। अब इस पर चाहिए आपको एक जबरदस्त प्रैक्टिस। तो कल कमर कस लेना, कल प्रैक्टिस है आपकी, स्पेशली कंप्लीट प्रोनाउन की प्रैक्टिस होगी और बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।